दिल्ली राज्य ही नहीं है, ये तो संघ प्रदेश है। संसद को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी भाग के लिए कानून बनाने का पूर्ण अधिकार है। बिल हम लाए हैं पावर केंद्र में लाने के लिए नहीं, केंद्र ने दिए हुए पावर पर दिल्ली यूटी की सरकार अतिक्रमण करती है, इसको वैधानिक रूप से रोकने के लिए ये बिल लेकर आए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं प्रीति सिंह। दिल्ली सर्विस बिल 2023 हाल ही में संसद के दोनों सदनों से पारित हुआ है, जो अब कानून बन गया है। राष्ट्रपति से इसकी मंजूरी मिल गई है और भारत सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। 7 अगस्त को संसद से दिल्ली सेवा विधेयक पारित हुआ था। राज्यसभा ने 102 के मुकाबले 131 मतों से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2023 को मंजूरी दी थी, जबकि लोकसभा ने इसे 3 अगस्त को पास किया था। यह बिल एक सिविल सर्विसेज अथॉरिटी बनाता है और उस अथॉरिटी को व्यापक शक्तियां देता है। अगले आधे घंटे में हम बात करेंगे विधेयक के पारित होने और उससे जुड़े प्रावधानों की। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2023 3 अगस्त को लोकसभा से पारित हुआ। लोकसभा में इस विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए यह बिल लाया गया है। इस बिल का मकसद भ्रष्टाचार को रोकना है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक पूरी तरह संविधान सम्मत और दिल्ली की जनता के कल्याण के लिए लाया गया है और इसके पीछे केंद्र सरकार का कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। दिल्ली अध्यादेश से जुड़े बिल पर 3 अगस्त को लोकसभा में चर्चा शुरू हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2023 पर चर्चा का जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने सदन को बताया कि ये बिल जरूरी क्यों है। जनता को गुमराह करने की जगह नहीं है। सारे लोग राज्य के अधिकार, राज्य के अधिकार, राज्य के अधिकार कह रहे हैं। कौन से राज्य के? कौन से राज्य के? दिल्ली राज्य ही नहीं है, ये तो संघ प्रदेश है और संघ प्रदेश में भी राजधानी क्षेत्र है, जो एक विशेष आर्टिकल के तहत बनाया गया। अनुच्छेद 239 से 242 तक दिल्ली के कामकाज करने के तरीके को संविधान ने स्वीकार किया। हम तो संविधान संशोधन लेकर नहीं लाए थे, आप ही आए थे। 69वां संविधान संशोधन आप लेकर आए थे, आपने ही अधिकार नहीं दिए थे। अधिकार उसके तहत अनुच्छेद 239 ए 3B के तहत संसद को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी भाग के लिए, उसके संबंधित किसी भी विषय के लिए कानून बनाने का पूर्ण अधिकार है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मौके पर दिल्ली के इतिहास पर विस्तार से चर्चा की। फिर से एक बार दिल्ली का इतिहास जरूर बताना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, 1953 में फजल अली कमीशन का गठन हुआ। उसने अपना प्रतिवेदन 1955 में दिया। उसके पहले पट्टाभी सीतारामैया की कमेटी बनी। उसके बाद 56 में संविधान संशोधन कर यूनियन टेरिटरी की अवधारणा आई। इसके साथ साथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 57 नगर नियम अधिनियम लागू कर दिया गया और 87 में जब सरकार या कमेटी बनी, उसके बाद दिल्ली को राज्य देने का निर्णय लिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में अध्यादेश लाने की वजह को विस्तार से बताया। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय करना बाकी, इन प्रिंसिपल निर्णय किया है। इसके पर 2 जजों की बेंच ने निर्णय करना है, इसको घोषित करना है, आप अमल करने का। केंद्रीय गृह मंत्री ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि समस्या ट्रांसफर पोस्टिंग करने का अधिकार पाना नहीं, बल्कि अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए सतर्कता विभाग पर नियंत्रण हासिल करना है। दिल्ली के सतर्कता विभाग को सबसे पहले क्यों निशाना बना गया? बोलो। प्रायोरिटी तो देखिए साहब इनके साथी की, विजिलेंस की चिंता करी।
भला विजिलेंस की चिंता क्यों करी? इससे दिल्ली की जनता का क्या भला होने वाले था? मैं बताता हूं, क्योंकि विजिलेंस विभाग को इसलिए निशाना बना गया, माननीय अध्यक्ष जी, कि इसमें बहुत सारी संवेदनशील फाइलें बंद पड़ी हुई थी। अब वो फाइल कैसे इनके हाथ में दे? मुख्यमंत्री के नए बंगले के निर्माण पर अवैध रूप से हुए खर्चे के संबंधित फाइल, जिसमें स्वयं मुख्यमंत्री फंसते हैं, शीश महल की फाइल दिल्ली सरकार द्वारा उनकी पॉलिटिकल पार्टी ने उसके प्रचार के लिए, सरकार के नहीं, पार्टी के प्रचार के लिए 90 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। कोर्ट ने ऑर्डर किया कि वो 90 करोड़ रुपया पार्टी के खजाने से दिल्ली सरकार में भरा जाए। इसकी जांच की फाइल भी ये सतर्कता विभाग में थी। माननीय अध्यक्ष जी, एक फीडबैक यूनिट बना दिया। अब आप संविधान की दुहाई दे रहे हो, ये एक्ट सुधारने के पहले भी लॉ एंड ऑर्डर इनके पास नहीं है, उनके पास खुफिया विभाग नहीं हो सकता। उन्होंने फीडबैक यूनिट के नाम से करोड़ों रुपए का खर्च कर एक स्वतंत्र गैरकानूनी खुफिया विभाग खड़ा कर दिया। अब इसकी भी जांच चालू हो गई, वो फाइल भी विजिलेंस में थी। BSES जो बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी है और BYPL कंपनियों का 21,000 करोड़ का बकाया था, फिर भी एक इंडस्ट्री को और रुपया दे दिया। उनको 21,000 करोड़ लेना है, वो साइड में रहा और दूसरा पेमेंट कर दिया। इसका भी विजिलेंस में इंक्वायरी चल रहा है। अमित शाह ने दिल्ली की आप सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि देश में दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र की एकमात्र असेंबली ऐसी है जिसका सत्रावसान ही नहीं होता है। माननीय अध्यक्ष जी, एक कहा कि भाई सत्र बुलाने। माननीय अध्यक्ष जी, सभी दलों की कहीं ना कहीं पार्टियां रही। मैं इनको ये कहना चाहता हूं कि आपने असेंबली, एक भी असेंबली ऐसी दिखी है जिसका सत्र अवसान ही न हो? माननीय अध्यक्ष जी, सत्र आहूत होता है, आप सत्र अवसान यहाँ करते हो, राष्ट्रपति महोदया साइन करती हो, सत्र का अवसान होता है, नए सत्र का फिर से आहूत किया जाए। एक असेंबली देश में ऐसी है दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र की जिसका सत्र अवसान ही नहीं होता है। असेंबली के अधिकारों की बात कर रहे हैं। 2020 में दिल्ली विधानसभा का एक ही सत्र बुलाया गया, बजट सत्र, जिसमें 5 बैठकें हुई, 2 दिन का, जो मजबूरी है, बजट पारित कराना है। 21 में भी एक ही सत्र बुलाया गया, बजट सत्र, जिसमें 3 दिन की बैठक करी, 4 बैठकें करी, वो बजट सत्र था, मजबूरी है। 2022 में एक ही सत्र बुलाया गया, बजट सत्र, क्योंकि मजबूरी है, बजट पारित करना है। और 2023 में भी एक सत्र बुलाया गया, बजट सत्र। इसके अलावा विधानसभा ही नहीं बुलाई। माननीय अध्यक्ष जी, अरे विधानसभा के अधिकारों की हमारे विपक्षी दल के मित्र, कौन से अधिकार भाई? विधानसभा बुलानी है नहीं है? ओवैसी जी, आप मुगालते में हैं, आप मुगालते में है, विधानसभा बुलानी ही नहीं है। 2022 के लिए 2022 में सिर्फ 6 कैबिनेट बैठक बुलाई गई, सिर्फ 6 ही बैठक पूरे साल में। इसमें से 3 बैठक बजट संबंधी थी और 1 बैठक एक कंपनी को फायदा करने के लिए बुलाई गई। तो एक्चुअल में देखे तो 2 बैठक बुलाई गई। माननीय अध्यक्ष जी, 2023 में 2 ही बैठक अब तक बुलाई गई है, दोनों बैठक बजट के लिए। अब ये कैबिनेट की बात कर रहे हैं भैया, कैबिनेट बुलाते नहीं है, वही तकलीफ है दिल्ली की जनता को। ये तो बुलाते ही नहीं कैबिनेट। हम तो चाहते हैं कैबिनेट बुलाया जाए। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा कि विपक्ष को लोकतंत्र, देश और जनता की चिंता नहीं है, बल्कि अपने गठबंधन को बचाने के लिए पूरा विपक्ष एकत्रित हुआ है। आपके दोहरे चरित्र को भारत देख रहा है। आपके लिए जनता के बिल महत्वपूर्ण नहीं है। विधेयक पर केंद्रीय गृह मंत्री के जवाब के बाद इसे लोकसभा से ध्वनिमत से पारित जो कर दिया सदस्य गया। ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत, विधेयक पारित हुआ। लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल पर संसद में लंबी चर्चा हुई। चर्चा के दौरान सांसदों ने अपने अपने विचार साझा किए। इस दौरान अलग अलग दलों के सांसदों ने विधेयक को लेकर अपनी चिंताएं भी सामने रखी और इसके लिए तमाम सुझावों से सदन को अवगत कराया।
Administrative power is so important. He's the only man who can deliver fatwa. He has to be, and you got extension from Supreme Court. That means you know the importance of administration. Administration should be in control of the elected government. It did not explicitly prevent Parliament from legislating on the same subject. In fact, Article 239A of the Constitution grants Parliament the authority to pass laws related to services, even though they fall under the exclusive competence of the states, sir. अरे सेवा दिल्ली की सरकार जनता की सेवा कर रही है कि नहीं कर रही है, यह फैसला तो करने का अधिकार दिल्ली की जनता को है। आप कैसे बैठ के यहाँ फैसला कर सकते हैं? I, on behalf of my party and on behalf of my leader, take the advised position that Parliament has the power to enact this piece of legislation. It is under the scrutiny of the courts. Yes, we shall await the scrutiny of the courts. Perhaps this debate today ought not to be so fractious as it's made to be. Let's wait for the judgment of the court. Government of India has been given the primacy within the Constitution, and this Parliament has every business, every right to correct the wrong and bring the right law. Values of the democracy, which is considered to be the largest in the world, I, on my behalf of my party, strongly oppose the bill. Same thing about Article 239AA. It says in Parliament does not enjoy concurrent powers of lawmaking at the issue services under the entry 41 list 2. But no exercise of concurrent powers allows the Parliament to withdraw the same power from the Delhi government. What does this mean, sir? As far as postings of officials, disciplinary matters, and bureaucrats are going to henceforth exercise authority that voters have given to their elected public representatives. If BJP was in power in Delhi, sir, would they have accepted this? It seems the case of where you stand depends on where you sit. दिल्ली के खुशियों का बिल है। इस बिल को मैं तो प्रार्थना करूंगा, आप बहस करिए, बहस करना ही चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है, सभी साथी बोल रहे हैं, कई दिनों के बाद बोलने का मौका मिला है। लेकिन ये बिल दिल्ली के झुग्गी वासियों का, दिल्ली के गरीबों का, दिल्ली की महिलाओं का, सबके अधिकार की रक्षा करने वाला है। इसको आप सब पास करें। Why I say elected government is being provided for, but the administrative officers under it are answerable to the union government. To an elected appointee. Principle of federalism clearly applies in this. You have an elected government. The elected government decides the policy, not the officials. लोकसभा से पारित होने के बाद 7 अगस्त को दिल्ली सेवा बिल को राज्यसभा में पेश किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जवाब के बाद हुई वोटिंग में दिल्ली सेवा बिल के पक्ष में 131 वोट डाले गए, तो इसके विरोध में विपक्षी सांसदों की ओर से सिर्फ 102 वोट पड़े। लोकसभा से पारित होने के बाद 7 अगस्त को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2023 को उच्च सदन में विचार और पारित करने के लिए पेश किया गया। बिल पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इसका मकसद भ्रष्टाचार रोकना है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि बिल का उद्देश्य केवल और केवल दिल्ली में सुचारू रूप से भ्रष्टाचार विहीन और लोकाभिमुख शासन हो। अब किसी को भ्रष्टाचार विहीन और लोकाभिमुख शासन में विरोध है तो इसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है, मगर मैं इतना जरूर आश्वस्त करना चाहता हूं कि बिल के एक भी प्रावधान से मान्यवर पहले जो व्यवस्था थी जब इस देश में कांग्रेस की सरकार थी, वो व्यवस्था में किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। मान्यवर, मैं आज जो बिल लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, वो महामहिम राष्ट्रपति जी के 19 मई 2023 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सेवाओं के प्रशासन और प्रबंधन से जुड़े अध्यादेश जो उन्होंने प्रख्यापित किया था, वो अध्यादेश से बनी हुई व्यवस्था के स्थान पर विधि द्वारा बनी हुई व्यवस्था को प्रस्तावित करने के लिए बिल लाया। ये इसका मूल उद्देश्य है। गृह मंत्री ने कहा कि ये विधेयक व्यवस्था ठीक करने के लिए लाया गया है। मान्यवर, दिल्ली कई मायनों में सभी राज्यों से अलग प्रदेश है, क्योंकि यहाँ संसद भवन भी है, कई सारे
इंस्टीट्यूशन का स्टेटस एंजॉय करने वाली संवैधानिक हस्तियां यहाँ विराजमान होती, सुप्रीम कोर्ट है, एम्बेसीज यहाँ है, और बार बार दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर चर्चा करने के लिए यहाँ आते हैं। मान्यवर, इसीलिए दिल्ली को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। स्टेट लिस्ट के मुद्दों पर यहाँ की सरकार को सीमित मात्रा में अधिकार दिए हैं। दिल्ली असेंबली के साथ मगर सीमित अधिकारों के साथ यूनियन टेरिटरीज है। तो आगे पर जिसको भी दिल्ली में चुनाव लड़ना है, इसको दिल्ली के एक कैरेक्टर को समझना चाहिए। गृह मंत्री ने इस बिल को लेकर संविधान सभा की बैठकों का भी हवाला दिया। इस दौरान अमित शाह ने साफ किया कि दिल्ली का मामला अन्य राज्यों से अलग है, कि दिल्ली के रेफरेंस में संविधान का जब भी जिक्र करते हैं दिल्ली के शासन को मिले हुए अधिकारों के लिए, तब संविधान में धारा 239 ए को पढ़ना होगा, क्योंकि ये विशेष धारा है जो यूटी राजधानी क्षेत्र को व्याख्यायित करती है और उसकी शासन संबंधी सभी व्यवस्थाओं को इसमें वर्णित किया गया है। 91 से लेकर 2015 तक मदन लाल खुराना जी मुख्यमंत्री रहे, फिर साहिब सिंह वर्मा बने, फिर थोड़े समय के लिए स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी बनी, फिर थोड़े शीला दीक्षित जी बनी, मगर किसी से केंद्र सरकार से झगड़ा नहीं हुआ, किसी को नहीं हुआ, क्योंकि सब लोग विकास करना चाहते थे। आती है भैया, केंद्र सरकार को पावर हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। 130 करोड़ की जनता की कृपा से हमें पावर भारत की जनता ने ही दे दिया। ये अधिकार हमें भारत की जनता ने दिया है, और कई राज्यों में, पूर्ण राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही है। कोई पावर लेने की जरूरत नहीं है। एक बिल हम लाए हैं पावर केंद्र में लाने के लिए नहीं, केंद्र ने दिए हुए पावर पर दिल्ली यूटी की सरकार अतिक्रमण करती है, इसको वैधानिक रूप से रोकने के लिए ये बिल लेकर आए। अमित शाह ने दो टूक शब्दों में कहा कि बिल लाने से सुप्रीम कोर्ट के किसी भी आदेश का उल्लंघन नहीं हुआ है। इससे पहले अदालत के फैसले की बात करता हूं। अदालत के फैसले की अवमानना तब होती है तब अदालत ने किसी भी प्रकार का स्थगन आदेश दिया है। इसमें स्थगन आदेश मांगा गया था, अदालत ने दिया नहीं। दूसरी बात, अदालत के फैसले की अवमानना तब होती है जब हम अदालत के फैसले के विरुद्ध कोई बिल लेकर आते हैं। यहाँ अदालत ने अपने फैसले में स्वयं कहा है कि दिल्ली संघ राज्य के लिए देश की संसद किसी भी प्रकार का कानून बना सकती है। गृह मंत्री ने कहा कि बिल के एक भी प्रावधान से पहले जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में 1 इंच मात्र भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। सदन के सदस्यों ने कहा कि ये बिल संविधान सम्मत नहीं है और संविधान के अधिकारों को ये बिल कानून के द्वारा संविधान सुधारने का प्रयास है। मान्यवर, मैं इनका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अध्यादेश और बिल के अंदर थोड़ा फर्क। अध्यादेश के अंदर धारा 3A है जो बताती थी कि दिल्ली विधानसभा को एंट्री 41 यानी सेवा मामलों पर कानून नहीं बना पाएगी, ये अध्यादेश के अंदर। फिर हमने इसको ध्यान से बारीकी से अध्ययन किया, काफी लोगों की राय भी ली और लगा कि ये एकदम वायोलेशन तो नहीं है संविधान का, मगर ग्रे एरिया है। इसलिए जो मैं बिल लेकर आया हूं, विधेयक लेकर आया हूं, इसमें धारा 3A को भारत सरकार ने ही हटा लिया है, इसलिए वायोलेशन का क्वेश्चन डज नॉट अराइज। धारा 3A को हमने हटा लिया है, अध्यादेश से हटाकर बिल में धारा 3A को नहीं डाला गया है। अब दिल्ली की विधानसभा को भी सेवा में कानून बनाने का अधिकार है, आप बना सकते हो, मगर केंद्र का कानून अभी जो बना है इससे कॉन्ट्राडिक्टरी कानून नहीं बना सकते हो, इतना ही।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जवाब के बाद इस बिल पर वोटिंग हुई। विपक्षी नेताओं की ओर से प्रस्तावित किए गए सभी संशोधन ध्वनि मत से नकार दिए गए। बिल पर हुए मतदान में पक्ष में 131 और विपक्ष में 102 वोट पड़े। इसी के साथ बिल को राज्यसभा से मंजूरी मिल गई। दिल्ली सेवा बिल एक सिविल सर्विसेज अथॉरिटी बनाता है और इस अथॉरिटी यानी राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण को व्यापक शक्तियां देता है। राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा के दौरान सांसदों ने अपने अपने विचार साझा किए। विपक्षी दलों के सांसदों ने जहां इसे असंवैधानिक बताया, वहीं सत्ता पक्ष ने दो टूक शब्दों में कहा कि केंद्र सरकार को किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। This bill is completely unconstitutional. It is fundamentally anti-democratic. It is a frontal assault on the regional voice and aspirations of the people of Delhi. It violates all principles of federalism, all norms of civil service accountability. एक और बात जो ब्यूरोक्रेसी के नियंत्रण की बात है, तो मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, इस दिल्ली प्रदेश में एकमात्र ऐसा प्रकरण हुआ जो पूरे देश के इतिहास में बहुत विचित्र था कि दिल्ली के मुख्य सचिव ने दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास के अंदर अपने साथ मैन हैंडलिंग का आरोप लगाया। Mr. Chief Secretary and Home Secretary, and whatever may be recommended by the Chief Minister, if it is not accepted by the two bureaucrats, then also it will be passed and the Lieutenant Governor will accept it. So, Chief Minister will be what should I say, without any authority. Sir, it has also established a mechanism of triple chain accountability. The people hold the legislators accountable, the legislature holds the government accountable, and the government holds the officers accountable. But now, the officers are not under the control of the government of Union Territory. अब कहा जाता है कि whether the parliament has the legislative competence. बीजू जनता दल पार्लियामेंट के साथ है, बीजू जनता दल कॉन्स्टिट्यूशन के साथ है, बीजू जनता दल that the parliament has the legislative competence to undertake such an activity उसके साथ है. As a capital of India, it can hardly be placed under the local administration. अर्थात जहां तक राजधानी का सवाल है, दिल्ली को स्थानीय प्रशासन के हाथ में कतई नहीं दिया जा सकता. प्रतिगामी मैंने क्यों कहा, दुनिया देख रही है कि हम कितना प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन ला रहे हैं. सर, ये मुझे जो चिंता इसमें ये हो रही है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया. सर, कुछ सोच के दिया होगा ना. आप अक्सर कहते हैं कि नेहरू नहीं चाहते थे. अरे नेहरू 56 में नहीं चाहते थे, 67 वर्ष बीत गए हैं. हकीकत नहीं बदलती क्या? Puppet of whom? The bureaucrats. Bureaucrats will dictate and chief ministers to follow. Is this the way you respect the constitutional principle and morality? The bill undermining the very essence of parliamentary democracy and the right of its citizen. It undermines the state's right and authority, turning Delhi into a mere puppet under the central government control. Decision is taken unanimously, the LG can overrule it. Is there merit that the member secretary, who is the principal secretary of Home, will convene a meeting with or without the chief minister? What is the merit? Union Territory of Delhi still vests, notwithstanding the fact that it's a sui generis union territory, ultimate power vests in the union. As Mr. Jethmalani read out, by virtue of 239(3)(b), Parliament has a power to frame laws beyond these three. And that is exactly what the bill is seeking to do. इस बिल के पास होने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि उपराज्यपाल का पद भारत के किसी भी राज्य के राज्यपाल के पद से भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा. संसद के दोनों सदनों में पास होने के बाद राष्ट्रपति ने दिल्ली सर्विस बिल को अपनी मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही 19 मई को जारी हुआ अध्यादेश अब कानून बन गया है. इस बिल का मुख्य उद्देश्य दिल्ली सरकार की शक्तियों के दुरुपयोग को रोकना है. ये विधेयक केंद्र सरकार को दिल्ली सरकार से जुड़े नियम बनाने का अधिकार देता है. आइए विस्तार से जानते हैं कि बिल के प्रावधान क्या कहते हैं.
राजधानी दिल्ली के प्रशासनिक परिदृश्य को मजबूती से सुधारने की दिशा में अहम कदम के रूप में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2023 काफी अहम है। बिल का मुख्य मकसद दिल्ली सरकार द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोकना है। बिल की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो बिल राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण की स्थापना करता है, जिसमें मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्य सचिव, दिल्ली के प्रधान गृह सचिव शामिल हैं। प्राधिकरण अधिकारियों के तबादलों और तैनातियों और अनुशासनात्मक मामलों के संबंध में उपराज्यपाल को सुझाव देगा। बिल एलजी को राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण द्वारा सुझाए गए मामलों और दिल्ली विधानसभा को बुलाने, स्थगित और भंग करने समेत कई मामलों पर अपने विवेक का प्रयोग करने का अधिकार देता है। ये बिल विभागीय सचिवों को किसी भी मामले को लेफ्टिनेंट गवर्नर, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के संज्ञान में लाने के लिए अधिकृत करता है। बिल राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण की स्थापना करता है, जो कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को सेवाओं से संबंधित मामलों पर सुझाव देगा। इनमें तबादले और तैनाती, विजिलेंस से संबंधित मामले, अनुशासनात्मक कार्रवाइयां और अखिल भारतीय सेवाओं, भारतीय पुलिस सेवा को छोड़कर साथ ही DANICS के ग्रुप ए की अभियोजन स्वीकृति भी शामिल है। प्राधिकरण में जो लोग शामिल होंगे उनमें अध्यक्ष के रूप में दिल्ली के मुख्यमंत्री, सदस्य सचिव के रूप में दिल्ली सरकार के प्रधान गृह सचिव और सदस्य के रूप में दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव शामिल हैं। केंद्र सरकार प्रधान सचिव और मुख्य सचिव दोनों की नियुक्ति करेगी। प्राधिकरण के सभी निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत के आधार पर लिए जाएंगे। एक बैठक के लिए कोरम 2 व्यक्ति है। विधेयक के तहत ऐसे मामले जिनमें लेफ्टिनेंट गवर्नर अपने विवेक से कार्य कर सकते हैं, जैसे दिल्ली विधानसभा की विधायी क्षमता के बाहर के मामले, लेकिन जो एलजी को सौंपे गए हैं, या ऐसे मामले जहां उनसे कानून द्वारा अपने विवेक से काम करना या कोई न्यायिक या अर्ध न्यायिक कार्य करना अपेक्षित है। बिल निर्दिष्ट करता है कि ऐसे मामलों में एलजी अपने विवेक से कार्य करेंगे। बिल एलजी की विवेकाधीन भूमिका का दायरा बढ़ाता है और उन्हें प्राधिकरण के सुझावों को मंजूरी देने या उन्हें पुनर्विचार के लिए वापस लौटाने की शक्तियां भी देता है। अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर और प्राधिकरण के विचारों में मतभेद होता है तो स्थिति में लेफ्टिनेंट गवर्नर का निर्णय ही अंतिम होगा। दिल्ली सरकार का कोई मंत्री अपने ध्यान में लाए गए मामलों के निपटान के संबंध में स्थायी आदेश जारी कर सकता है। आदेश संबंधित विभाग के सचिव के परामर्श से जारी किया जाना चाहिए। किसी भी आदेश को जारी करने से पहले कुछ मामलों को मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के माध्यम से लेफ्टिनेंट गवर्नर को प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिन पर लेफ्टिनेंट गवर्नर की राय ली जाएगी। इनमें कई प्रभावित करने वाले प्रस्ताव शामिल हैं, जैसे दिल्ली की शांति, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार, सर्वोच्च न्यायालय या अन्य राज्यों के बीच संबंध, विधानसभा को बुलाना, सत्रावसान और भंग करना और वो मामले जिन पर लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपने विवेकाधिकार से आदेश देना है। इसके अलावा संबंधित विभाग के सचिव को कुछ मामलों को लेफ्टिनेंट गवर्नर, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के संज्ञान में लाना होगा। और इसी के साथ दिल्ली सेवा बिल पर हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप इस कार्यक्रम को हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।